सिविलियंस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 3 को शुरू किया था और उसमें हमने कोशिका चक्र को कंप्लीट किया है, साथ ही साथ समसूत्री विभाजन को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग अर्धसूत्री विभाजन को कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 3 शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि पिछला क्लास में हम लोग अंतरावस्था को समझे थे, एम प्रावस्था को पढ़े थे। इसके साथ ही साथ हम लोग का यहाँ पे जो अंतरावस्था में 3 और स्टेज था, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, किस प्रकार से यहाँ पे किन किन चीज़ों का निर्माण हो रहा था, तो ये सभी चीज़ हम लोग ख़त्म कर चुके थे। शांत अवस्था को भी देखे थे कि बहुत सारे ऐसे कोशिका होते हैं जो कि विभाजित नहीं होते हैं, तो ये जीवन अवस्था के बाद भी फिर से शांत अवस्था में चले जाते हैं। फिर हम लोग समसूत्री विभाजन में हम लोग पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, इन सभी चीज़ों को हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग करेंगे अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें क्या है, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये हम लोग का जनन कोशिका में ही होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसको हम लोग ऐसा समझते हैं, अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं ये कोई कोशिका है, इस कोशिका में क्या होगा हम लोग का 23 जोड़ा गुणसूत्र होगा, 46 गुणसूत्र होगा, 46 गुणसूत्र होगा। इसको हम लोग 2n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2n, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो कोशिका होगा ये क्या होगा, विभाजित होगा और यहाँ से एक कोशिका का निर्माण होगा और यहाँ से और एक कोशिका का निर्माण होगा। यानी कि ये जो पहला कोशिका था जो यहाँ पे मदर सेल है वो विभाजित होकर 2 कोशिका का निर्माण करेगा, 2 डॉटर सेल का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग का जो गुणसूत्र होगा वो हम लोग का यहाँ पे 23 गुणसूत्र होगा और यहाँ भी हम लोग का 23 गुणसूत्र होगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 2n था तो यहाँ पे इसका आधा हो गया, तो यहाँ पे n गुणसूत्र होगा और यहाँ पे भी n गुणसूत्र होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होगा यहाँ पे कि जो हम लोग का जो मदर सेल था वो विभाजित होकर 2 डॉटर सेल का निर्माण कर रही है, जहाँ पर मदर सेल में जो गुणसूत्र की संख्या थी वो हम लोग का 46 था, जो कि हम लोग का अर्धसूत्री विभाजन नाम पे पता चला क्या आधा होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे गुणसूत्र कितना हो गया, 23 हो गया और यहाँ पे भी गुणसूत्र हम लोग का 23 हो गया। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्री वन। ये ध्यान रखना है, ये हम लोग का कहलाएगा अर्धसूत्री वन विभाजन, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये जो कोशिका है, ये जो हम लोग का जो डॉटर सेल है ये फिर से क्या होगा, विभाजित होगा और ये फिर से 2 कोशिका का निर्माण करेगा। ये भी क्या होगा, विभाजित होगा और ये भी 2 कोशिका का निर्माण करेगा। लेकिन ध्यान देना है क्या कि यहाँ पे जो हम लोग का गुणसूत्र होगा, यहाँ पे अगर हम लोग का 23 है तो यहाँ भी हम लोग का गुणसूत्र जो होगा यहाँ भी हम लोग का गुणसूत्र 23 ही होगा। देखिए पहला में क्या हो गया कि यहाँ पे 46 गुणसूत्र था जो कि आगे जाकर आधा हो गया, 23 गुणसूत्र हो गया, जोड़ा नहीं 23 गुणसूत्र, यहाँ पे कितना हो गया 23 गुणसूत्र हो गया। तो ये कहलाया हम लोग का अर्धसूत्री वन विभाजन कहलाया, ठीक है। अब क्या होता है, ये आगे जाके फिर से विभाजित होगा, ये वाला आगे जाके हम लोग का फिर से विभाजित होगा और यहाँ पे क्या होगा, गुणसूत्र आधा नहीं होगा, यहाँ पे भी गुणसूत्र कितना होगा 23 होगा। यानी कि अगर यहाँ पे n गुणसूत्र था तो यहाँ भी n गुणसूत्र होगा, यहाँ भी n गुणसूत्र होगा, यहाँ भी n गुणसूत्र होगा और यहाँ भी n गुणसूत्र होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग का समसूत्री विभाजन जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या देंगे हम लोग, तो इसका नाम होगा हम लोग का अर्धसूत्री 2 विभाजन। तो यहाँ तक क्लियर है कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, जो हम लोग की मदर सेल होगी वह विभाजित होकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करेगी। लेकिन जो हम लोग की मदर सेल होगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो वो क्या होगा, डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी और इस प्रक्रिया को हम लोग अर्धसूत्री वन विभाजन के नाम से जानेंगे। फिर ये जो हम लोग का डॉटर सेल होगा ये आज आगे जाके फिर से विभाजित होगा, लेकिन यहाँ पे जो गुणसूत्र की संख्या होगी वो हम लोग का परिवर्तित नहीं होगा, ये हम लोग का 23 ही रहेगा और इस प्रक्रिया को हम लोग अर्धसूत्री 2 विभाजन के नाम से जानेंगे। जबकि हम लोग का समसूत्री विभाजन की अगर बात करते हैं तो अगर ये हम लोग का मदर सेल है जहाँ पे हम लोग का कितना 2n, यानी कि अगर 46 गुणसूत्र है तो यहाँ से जो हम लोग का सेल का निर्माण होगा 2 सेल का, जो डॉटर सेल होगा 2,
तो यहाँ पे भी हम लोग का 46 गुणसूत्र होगा और यहाँ पे भी हम लोग का 46 गुणसूत्र होगा। तो इसको हम लोग समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग पिछला क्लास में हम लोग कर चुके हैं, या फिर समसूत्री विभाजन या फिर सूत्री विभाजन। जबकि हम लोग का अर्धसूत्री विभाजन में क्या हो रहा है, 46 गुणसूत्र से यहाँ पे हम लोग का आधा हो जा रहा है। लेकिन अगला स्टेप में ध्यान दीजिए, अगला स्टेप में हम लोग का कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा, 23 और 23 गुणसूत्र ही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है कि अर्धसूत्री विभाजन क्लियर होगा यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन को देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन तो क्या होता है कि मुख्य रूप से जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो हम लोग का जनन कोशिकाओं में होता है। जैसे कि पुरुषों की बात करेंगे तो शुक्राणु में, और अगर महिलाओं की बात करेंगे तो वहाँ पे अंडाणुओं में हम लोग को अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। और इसी के परिणाम स्वरूप हम लोग में क्या होता है, विभिन्नता देखने को मिलती है। अन्यथा सभी व्यक्ति और सभी लड़का लड़की एक ही जैसा देखने को नजर आते हैं। तो चूँकि अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से हम लोग में कुछ न कुछ अंतर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग एक दूसरे को पहचान पाते हैं। इसमें क्या होता है कि यह एक विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है, जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, और इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, हम लोग का मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि सबसे पहला कि नर की तरफ से हम लोग को 23 गुणसूत्र मिलता है और मादा की तरफ से हम लोग को 23 गुणसूत्र मिलता है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हम लोग को देखने को मिलता है। और फिर ये आगे जगह क्या होता है, इसका निषेचन होता है, और फिर ये क्या होता है 46 बन जाता है। यानी कि पूरी तरीके से हम लोग का 23 जोड़ा गुणसूत्र हम लोग को मिल जाता है। यानी कि फिर से ये क्या होता है, द्विगुणित अवस्था में पुनर्स्थापित हो जाता है। तो यही हम लोग का अर्धसूत्री विभाजन। अब क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन हम लोग 2 स्टेज देखे। एक तो क्या हो गया अर्धसूत्री 1 देखे हम लोग, और दूसरा अर्धसूत्री 2 देखे। जैसे कि ये वाला, ये हम लोग का ये वाला जो है यहाँ पे ये हो गया हम लोग का अर्धसूत्री 1 हो गया, और इधर नीचे वाला हम लोग का हो गया अर्धसूत्री 2 हो गया। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्धसूत्री 1 हो गया, और फिर इसके आगे जो है वो हम लोग का अर्धसूत्री 2 हो गया। तो अर्धसूत्री 1 में क्या है यहाँ पे, तो अर्धसूत्री 1 को फिर से और पे आगे डिवाइड किया गया। जैसा कि अर्धसूत्री 1 में हम लोग को पूर्वावस्था 1 देखने को मिलेगा, मध्यावस्था 1 देखने को मिलेगा, पश्चावस्था और अंत्यावस्था देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग को फिर से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज देखने को मिलेगा। तो चूँकि अर्धसूत्री 1 है तो इसको हम लोग प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, इसके बाद हम लोग का प्रोफेज, मेटाफेज, फिर हम लोग का एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 के नाम से हम लोग जानेंगे, या फिर पूर्वावस्था 1, मध्यावस्था 1, पश्चावस्था 1, अंत्यावस्था 1। और इसी प्रकार से अर्धसूत्री 2 में भी हम लोग को पूर्वावस्था 2, मध्यावस्था 2, पश्चावस्था 2 और अंत्यावस्था 2, यानी कि प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 जैसी अवस्थाएं हम लोग को देखने को मिलेगी। तो अर्धसूत्री 1 में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। तो हम लोग देखें कि जो अर्धसूत्री 1 है, इसमें अगर हम लोग का 46 गुणसूत्र था पहले, तो ये आगे जाके 23 गुणसूत्र रहता है, और फिर आगे जाके ये 23 ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो ये हम लोग का ये जो अवस्था ये कहलाता है अर्धसूत्री 1 कहलाता है। तो इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या रहती है, आधी रह जाती है। जो कि गुणसूत्र की संख्या कम होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री 1 विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज 1 या फिर पूर्वावस्था 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 होगा। जिसमें से क्या होता है, जो प्रोफेज 1 है ये अवस्था सबसे लंबा होता है, और यहाँ पे 5 उप अवस्था देखने को हम लोग को मिलता है। जैसे कि लिप्टोटिन हो गया, जाइगोटिन हो गया, पैक्टिन हो गया, डिप्लोटिन हो जाएगा और डाइकाइनेसिस हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ कि अर्धसूत्री 1 में क्या होता है, हम लोग का जो गुणसूत्र होता है उसका संख्या आधा रहता है, और अर्धसूत्री 1 में चूँकि गुणसूत्र की संख्या कम हो रही है, जिसकी वजह से इसको हम लोग न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। इसमें अगर अवस्था की बात करेंगे तो 4 अवस्था देखने को मिल रहा है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 मिल रहा है। जिसमें से भी प्रोफेज 1 जो है वो सबसे लंबा अवस्था है, जिसमें 5 उप अवस्था देखने को मिल रहा है, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब हम लोग आगे एक एक चीज़ों को समझते हैं कि लिप्टोटिन या फिर जाइगोटिन में इसमें क्या क्या होता है। तो अगर लिप्टोटिन का बात करेंगे तो यहाँ पे जो गुणसूत्र होता है वो हम लोग का धागे जैसी देखने को मिलती है। यानी कि ये हम लोग का शुरुआती दौर में क्या होता है, अस्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग को ये फिर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जैसे कि फिगर में दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, हम लोग को स्पष्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो सबसे पहला चीज़ लिप्टोटिन में जो है, अगर इसको हम लोग साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो लिप्टोटिन, जिसको हिंदी में तनुपट बोलते हैं हम लोग, तो लिप्टोटिन में क्या होगा कि जो हम लोग का गुणसूत्र होगा वो हम लोग के धागे जैसी संरचना होगी, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होगा, हम लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब जाइगोटिन, तो जाइगोटिन को हम लोग हिंदी में युग्मपट बोलते हैं। अगर जाइगोटिन की बात करेंगे तो हम लोग का जो लिप्टोटिन है उसके बाद हम लोग की जाइगोटिन की अवस्था शुरू होती है।
यानी कि जो लिप्टोटिन होगा, लिप्टोटिन के उपरांत पूर्वावस्था का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोटिन, या फिर हम लोग युग्म पट के नाम से जानते हैं। तो इसको चूँकि हम लोग युग्म पट बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो गुणसूत्र होगा वो आपस में क्या करेंगे, युग्म बनाना शुरू करेंगे, युग्मन बनाना प्रारंभ कर देंगे, और इस प्रकार की संबद्धता को सूत्र युग्मन कहते हैं। यानी कि जाइगोटिन में, युग्म पट में क्या होता है, मुख्य रूप से लिप्टोटिन की अवस्था खत्म होने के बाद हम लोग का जाइगोटिन शुरू होता है, जो कि हम लोग का पूर्वावस्था का सेकंड चरण होता है। ये देखिए, ये अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था है, और पूर्वावस्था को भी हम लोग अलग अलग 5 अवस्था में बांटते हैं, जिसमें से सेकंड जो चरण होगा वो हम लोग का सेकंड चरण हम लोग का जाइगोटिन का होगा। तो इसमें क्या होगा, जो गुणसूत्र होंगे वो आपस में युग्मन प्रारंभ कर देंगे, और इसी को हम लोग सूत्र युग्मन बोलते हैं। यानी कि सूत्र युग्मन मतलब क्या हो गया कि जो समजात गुणसूत्र होंगे वे एक दूसरे के करीब आएंगे, यानी कि अट्रैक्ट होंगे, और एक जोड़ी बनाना शुरू कर देते हैं, एक युग्म बनाना शुरू कर देते हैं, जिसको हम लोग युगली के नाम से जानते हैं। जो युग्म होगा उसको हम लोग युगली के नाम से जानते हैं। इस प्रकार गुणसूत्रों के युग्मों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। इस अवस्था को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण करती है, जिसे सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र कहते हैं, और जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है उसे युगली अथवा चतुष्क कहते हैं। यद्यपि ये अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जाइगोटिन में क्या हो गया, मुख्य रूप से हम लोग का जो गुणसूत्र होगा वे आपस में युग्मन बनाना प्रारंभ कर देंगे, जिसको हम लोग सूत्र युग्मन बोलते हैं, और इसी को हम लोग युगली भी बोलते हैं, चतुष्क भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से जो सूत्र युग्मन होता है, इसमें क्या होता है कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं वे आपस में एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, करीब आना शुरू हो जाते हैं, और एक जोड़ी का निर्माण करते हैं, जिस जोड़ी को हम लोग युगली बोल रहे हैं। लेकिन क्या है कि ये जो गुणसूत्र होते हैं ये इतना ईजिली आपस में जुड़ नहीं जाते, इसके लिए एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र के नाम से जान रहे हैं। इसको हम लोग फिर से आगे और एक अवस्था में पढ़ेंगे। तो सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, इस प्रकार की एक संरचना होती है जिसके माध्यम से ये जो दो गुणसूत्र है ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर ये वाला हम लोग का मादा का गुणसूत्र है और ये हम लोग का नर का गुणसूत्र है, तो ये आपस में यहाँ पे युग्म बनाना शुरू कर देंगे। तो यही जो हम लोग का स्ट्रक्चर, यही जो हम लोग का संरचना है, ये संरचना हम लोग का सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र कहलाएगा। लेकिन ये जो युगली होते हैं ये हम लोग का मुख्य रूप से जाइगोटिन अवस्था में हम लोग को स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलता, बल्कि ये हम लोग का अगला स्टेज जो होगा पेक्टिन, इसमें हम लोग को स्पष्ट रूप से हम लोग को युगली की अवस्था देखने को मिलेगी। तो ये हम लोग का 2 अवस्था खत्म होता है। पहला क्या हो गया, हम लोग का लिप्टोटिन हो गया, जिसमें जो हम लोग का गुणसूत्र होगा वो धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देगा। दूसरा जाइगोटिन, इसमें क्या होगा, हम लोग का जो गुणसूत्र होगा वो अट्रैक्ट होना शुरू होगा, और धीरे धीरे एक संरचना के माध्यम से सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र के माध्यम से वे क्या होंगे, आपस में एक युग्म का निर्माण करेंगे, जिसको हम लोग युगली कहेंगे। अब आगे आता है हम लोग का पेक्टिन आता है। अब है पेक्टिन। तो पेक्टिन में क्या हो जाएगा, तो हम लोग का इससे पहले, पेक्टिन से पहले हम लोग का जाइगोटिन और लिप्टोटिन कंप्लीट हो चुका है। तो जाइगोटिन और लिप्टोटिन जो है उससे अधिक समय किसमें लगता है, हम लोग का पेक्टिन में लगता है। तो पूर्वावस्था की उपयुक्त दोनों अवस्थाएं स्थूलपट यानी कि पेक्टिन अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यानी कि यहाँ पे जो बोले थे हम यहाँ पे कि जो युगली बनते हैं वो हम लोग का स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता, अगले स्टेज में देखने को मिलता है। जैसे कि ये वाला, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4। तो ये 4 अवस्था जो है, सॉरी ये 4 जो हम लोग का स्टेज है, ये हम लोग का मुख्य रूप से इसमें पेक्टिन में हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि चतुष्क यहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग को पेक्टिन में देखने को मिलता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो पेक्टिन है यहाँ पे हम लोग का पुनर्योजन ग्रंथियाँ दिखाई देती है, जो कि मुख्य रूप से क्या करता है, जो समजात गुणसूत्र हैं उनके बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान करने में सहायक होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पुनर्योजन ग्रंथि है, जहाँ पर क्या हो गया कि जो असंतति अर्ध गुणसूत्र होते हैं उनके बीच में विनिमय होता है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिगर में, आगे देख लेते हैं। तो क्या होता है कि ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है या फिर जो विनिमय होता है, इसमें मुख्य रूप से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, एंजाइम के द्वारा ये नियंत्रित होते हैं। तो चूँकि ये एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग रिकॉम्बिनेज कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये मान लीजिए ये हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का मादा से आया वाला गुणसूत्र हो जाएगा और ये हम लोग का नर से आया वाला गुणसूत्र हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आपस में यहाँ पे हम लोग का क्रॉसिंग ओवर होगा, विनिमय हो जाएगा, और इस विनिमय के माध्यम से क्या हो जाएगा कि यहाँ का गुणसूत्र हम लोग का इधर आ जाएगा और इधर का गुणसूत्र हम लोग का इधर आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जो हम लोग का ब्लू वाला था, यहाँ पे हम लोग का एक येलो वाला पार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो येलो वाला था यहाँ पे हम लोग का ब्लू वाला पार्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे जो आनुवंशिक गुण है उसका आदान प्रदान हो रहा है।
और इसी के परिणाम स्वरूप किसी भी बच्चे में उसके माँ के आनुवंशिक गुण देखने को मिलते हैं या फिर उनके पिता के आनुवंशिक गुण हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है, ये जो विनिमय होता है, ये मुख्य रूप से एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होता है और जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम लोग रिकॉम्बिनेज कहते हैं। तो ये हो गया हम लोग का पैकेटिन अवस्था। फिर अब आगे आता है हम लोग का डिप्लोटिन। तो डिप्लोटिन में क्या हो जाएगा, तो डिप्लोटिन के प्रारंभ में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है। तो हम लोग ये वाला जो देखे थे यहाँ पे, ये वाला, यही क्या है हम लोग का सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र है, जिसमें क्या हो रहा है, दो गुणसूत्र आपस में जुड़ रहा है और एक जटिल संरचना का निर्माण कर रहा है। तो यही जटिल संरचना हम लोग का सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र कहलाता है, जो कि हम लोग को मुख्य रूप से ये वाला जाइगोटिन अवस्था में देखने को मिला था। तो जो हम लोग का डिप्लोटिन होगा, यहाँ पे जो हम लोग का सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र होगा वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना को काइजमेटा कहते हैं। तो देखिए डिप्लोटिन में क्या हो रहा है, तो डिप्लोटिन में जो हम लोग का सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र था वो पूरी तरीके से विघटित हो जा रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हम लोग का गुणसूत्र था जिसका विनिमय जो आनुवंशिक पदार्थों का जो विनिमय हो रहा था, यानी कि अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये जो हम लोग का इस प्रकार का दिख रहा है, यानी कि क्रॉस टाइप का हम लोग का दिख रहा है इस प्रकार से। तो ये क्या कर रहा है, गुणसूत्रों का हम लोग का विनिमय हो रहा था। तो अब ये क्या होगा, हम लोग का स्टॉप हो जाएगा और जो विनिमय बिंदु है, जैसे कि ये वाला, ये क्या हम लोग का विनिमय बिंदु, ये वाला हो जाएगा हम लोग का विनिमय बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का एक्स आकार की एक संरचना हम लोग को देखने को मिलती है और इस एक्स आकार की संरचना को हम लोग काइजमेटा बोलते हैं। एक्स आकार की संरचना काइजमेटा कहलाती है। अब हम लोग का आखिरी अवस्था आता है जिसको हम लोग डाइकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, तो सबसे पहला चीज़ कि डाइकाइनेसिस अवस्था जो है ये हम लोग का अर्धसूत्री पूर्वावस्था का सबसे अंतिम अवस्था है जिसको हम लोग डाइकाइनेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो काइजमेटा है यानी कि जो एक्स टाइप का हम लोग का जो स्ट्रक्चर बन रहा था यहाँ पे, वो एक्स टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग का खत्म होना शुरू हो जाता है और इसके अंत तक क्या होता है, जो केंद्रिका होती है, जो हम लोग का केंद्रिका होती है वो धीरे धीरे हम लोग का अदृश्य होना शुरू हो जाता है और केंद्रक आवरण जो होता है, केंद्रक आवरण झिल्ली, जैसे कि ये वाला क्या हो गया, ये भी हम लोग का धीरे धीरे विघटित होना शुरू हो जाता है। तो यही था हम लोग का डाइकाइनेसिस अवस्था हो गया। इसी के साथ हम लोग का ये जो पहला वाला स्टेज है अर्धसूत्री वन में जो पूरा अवस्था है, पूरा अवस्था के जो 5 उप अवस्था है वो पाँचों उप अवस्था हम लोग का खत्म होता है। तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2 से ये किस प्रकार से था यहाँ पे। तो जैसे कि ये वाला जो था ये हम लोग का ये कहलाया हम लोग का अर्धसूत्री 1 कहलाया। अर्धसूत्री 1 में हम लोग का मुख्य रूप से पूर्वावस्था 1, मध्यावस्था 1, पश्चावस्था 1 और अंत्यावस्था 1 देखने को मिला। अब पूर्वावस्था 1 में भी हम लोग को 5 स्टेज, 5 अवस्था, उप अवस्था देखने को मिला। जैसे कि क्या क्या हो गया हम लोग का, एक हो गया हम लोग का लेप्टोटिन हो गया, दूसरा जाइगोटिन हो जाएगा, तीसरा पैकेटिन हो जाएगा, चौथा हम लोग का डिप्लोटिन हो जाएगा और पाँचवा जो होगा वो हम लोग का डाइकाइनेसिस हो जाएगा। जिसमें से जो लिप्टोटिन है, तो लिप्टोटिन में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होता है वो हम लोग को धागे जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, संरचना देखने को मिलती है और धीरे धीरे ये गुणसूत्र क्या होता है हम लोग को नजर आना शुरू हो जाता है, लेकिन अस्पष्ट तरीके से हम लोग को दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे थे, वाला लिप्टोटिन में हो गया था। फिर हम लोग का था जाइगोटिन आता है। तो जाइगोटिन जो होता है वो क्या था, लिप्टोटिन की बाद की अवस्था होती है, यानी कि अगर बोलेंगे यहाँ पे हम पूर्वावस्था 2 में ये हम लोग का दूसरा स्टेज क्या होता है हम लोग का जाइगोटिन वाला होता है, जिसको हम लोग हिंदी में युग्म पट बोलते हैं। तो युग्म पट हो गया, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो गुणसूत्र होगा वो आपस में युग्म बनाना शुरू करेगा, जिसको हम लोग सूत्र युग्मन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग का समजात गुणसूत्र होगा वो आपस में आकर्षित होंगे और एक युग्म का निर्माण करेंगे। और क्या होगा कि ये जो हम लोग का गुणसूत्र होगा वो एक जटिल संरचना के माध्यम से जुड़ते हैं, जिसको हम लोग सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र बोलते हैं। फिर हम लोग का आता है आगे जाके हम लोग का पैकेटिन आता है। पैकेटिन में क्या होता है, तो यहाँ पे जो हम लोग का जाइगोटिन अवस्था था, तो जो जाइगोटिन अवस्था में हम लोग का मुख्य रूप से जो युगली बनता था वो हम लोग का अस्पष्ट रूप से दिखाई देता था, बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं था। तो पैकेटिन में आगे हम लोग का वो क्या होगा, पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का एक्स टाइप का एक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसके माध्यम से ये क्या होगा कि ये गुणसूत्रों का आदान प्रदान, आनुवंशिक गुणों का क्या होगा, आदान प्रदान शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, माँ का और पिता का गुणसूत्र उनके बच्चों, आनुवंशिक गुण उनके बच्चों में देखने को मिलेगा। फिर आता है हम लोग का डिप्लोटिन आता है। डिप्लोटिन में क्या हो जाएगा कि वही जो जटिल स्ट्रक्चर था हम लोग को सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का, वो स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे एक्स टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है।
फिर हम लोग का आएगा और उस एक्स टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग काइजमेटा के नाम से जानते हैं। फिर आखिरी अवस्था आएगा डाइकाइनेसिस आएगा। तो डाइकाइनेसिस क्या हो जाएगा हम लोग का अर्धसूत्री पूर्वावस्था 1 का अंतिम अवस्था होगा। इसमें क्या होता है हम लोग का जो केंद्रक आवरण झिल्ली होता है वो हम लोग का विघटित होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जो हम लोग का काइजमेटा होता है वो भी हम लोग का खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ हम लोग का ये जो पहला वाला था पूर्वावस्था 1 यानी कि प्रोफेज 1 में जो 5 अवस्था था वो खत्म हो गया। अब बाकी हम लोग का ईजी है, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था या फिर अर्धसूत्री 2 जो है वो हम लोग का काफ़ी ईजी पड़ेगा, क्योंकि पहला क्लास जो हम लोग का हुआ था इसमें कोशिका विभाजन वाले में, अगर वहाँ पे अगर समझ में आया है तो ये सारा चीज़ आप लोग इजीली से समझ लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे वही चीज़ को फिर से दिखाया गया है, यहाँ पे गुणसूत्र है, ये क्या हो रहा है आपस में ऐड हो रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, ये आदान प्रदान हो रहा है। फिर ये हम लोग का एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है और फाइनली यहाँ पे एक्स टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग का शुरू होता है मध्यावस्था 1। तो देखिए इसके ऊपर फिर से ये हम लोग का अर्धसूत्री 1 में पूर्वावस्था 1 खत्म हो गया। अब शुरू होगा मध्यावस्था 1, फिर पश्चावस्था और फिर अंत्यावस्था होगा। तो मध्यावस्था 1 में क्या होगा, तो युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों के तर्क तंतु के सूक्ष्म नालिका समजात गुणसूत्रों के जोड़ों के काइनेटोकोर से चिपक जाती है। तो इसको यहाँ पे देखिए, ये जो है ये हम लोग का प्रोफेज 1 हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग का शुरू होता है मेटाफेज 1 होता है, मध्यावस्था 1 शुरू होता है। इसमें क्या होता है हम लोग का, ये जो हम लोग का यहाँ से हम लोग का क्या होगा, तर्क तंतु हम लोग का निकलेगा। और हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि जो DNA होता है हम लोग का, यहाँ पे इस साइड और इस साइड दो हम लोग का बिंदु जैसा संरचना देखने को मिलती है, जिसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते थे। इसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते थे। तो इसमें क्या होता है हम लोग का मेटाफेज 1 यानी कि मध्यावस्था 1 में क्या होता है कि ये जो हम लोग का पोल में हम लोग का जो तर्क तंतु निकलेगा यहाँ से, तो ये तर्क तंतु क्या होगा हम लोग का काइनेटोकोर आपस में ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फिगर में यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये वाला क्या हो गया, गुणसूत्र से हम लोग का ऐड हो गया। फिर आता है हम लोग का एनाफेज 1 आता है यानी कि पश्चावस्था 1 आता है। तो इसमें क्या होगा सेम चीज़ कि अब जो हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग का तर्क तंतु होगा वो सिकुड़ना शुरू होगा। अगर ये सिकुड़ेगा तो ऐसे में क्या होगा, इसमें खिंचा होगा और ये गुणसूत्र क्या होगा, अलग होकर इधर आएगा और ये गुणसूत्र अलग होकर इधर जाएगा, जबकि ये गुणसूत्र अलग होकर इधर और ये वाला अलग होकर इधर आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फाइनली क्या हो जाएगा हम लोग का टेलोफेज 1 आ जाएगा यानी कि अंत्यावस्था 1 होगा। तो अंत्यावस्था 1 में क्या हो जाएगा हम लोग का, तो इस अवस्था में हम लोग का ये देखिए, ये जो है ये हम लोग का केंद्रक आवरण फिर से हम लोग को दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो यही था हम लोग का पूर्वावस्था 1 कंप्लीट हो चुका। मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज 1 पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तर्क तंतु से ये आपस में चिपक जाएगा काइनेटोकोर से, और ये हम लोग का आगे जाके एनाफेज 1 में क्या होगा, फिर तर्क तंतु सिकुड़ेगा और ये अलग होने लगेगा और फाइनली हम लोग का होगा टेलोफेज। तो टेलोफेज 1 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का फिर से जो केंद्रक आवरण और केंद्रिका जो होगा वो फिर से हम लोग का स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और फिर क्या होगा, यहाँ पे एक खांच जैसी संरचना होगी जिसके माध्यम से कोशिका द्रव का विभाजन होगा और ये कोशिका टूट कर क्या होगा, 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करेगा। तो ये था हम लोग का अंत्यावस्था 1। ये सारा चीज़ यहीं पे PDF में लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग का आता है यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन 2 आता है। तो अर्धसूत्री विभाजन 2 क्या हो गया, इसको फिर से दिखा देते हैं एक बार। ये रहा हम लोग का अर्धसूत्री विभाजन 2 रहा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का जो गुणसूत्र है उसकी संख्या में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे 23 गुणसूत्र है तो यहाँ भी 23 गुणसूत्र हम लोग को देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मदर सेल में 23 गुणसूत्र है तो डॉटर सेल में भी 23 गुणसूत्र ही हम लोग को देखने को मिलेगा। अब अगर बात करेंगे यहाँ पे हम अर्धसूत्री विभाजन 2, तो अर्धसूत्री विभाजन 2 में भी हम लोग को मुख्य रूप से चार अवस्था देखने को मिलता है। एक पूर्वावस्था 2, मध्यावस्था 2, पश्चावस्था 2 और अंत्यावस्था 2। यानी कि प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 अवस्था हम लोग को अर्धसूत्री 2 में भी देखने को मिलेगा। तो इसको अब इसको देखते हैं, ये भी काफ़ी ईजी पड़ेगा। तो अगर पूर्वावस्था 2 का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि पूर्वावस्था 2 के अंत होने तक क्या होता है, जो केंद्रक आवरण होता है वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। और चूंकि हम लोग अभी क्या देखें कि यहाँ पे ये वाला फिगर, यहाँ पे क्या देखें कि कोशिका द्रव का विभाजन शुरू हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे था, ये देखिए क्या होता है कि स्पष्ट होने लगता है और कोशिका द्रव विभाजन शुरू हो जाता है। तो कोशिका द्रव विभाजन हम लोग का यहाँ पे होगा और इसके बाद हम लोग का ये 2 अलग अलग कोशिका का निर्माण होगा। तो इसके बाद हम लोग का शुरू होता है पूर्वावस्था 2 शुरू होता है। तो पूर्वावस्था 2 में क्या होता है, हम लोग का कोशिका द्रव विभाजन के बाद हम लोग का पूर्वावस्था 2 शुरू होता है। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था का अंत होते होते जो केंद्रक आवरण होता है वो हम लोग का अदृश्य होने लगता है।
फिर हम लोग का आएगा मध्यावस्था 2 आएगा, यानी कि मेटाफेज 2 होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो गुणसूत्र होंगे वो मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की तर्क तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं इनके संतति अर्धगुणसूत्र के काइनेटिक कोर से चिपक जाती है। यानी कि ऐसा हो जाएगा कि ये जो हम लोग का यहाँ पे गुणसूत्र होगा वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हम लोग का मध्य पटलिका पर स्थित हो जाएगा। सब हम लोग का एक लाइन में हम लोग का आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो विपरीत ध्रुव होंगे हम लोग के, ये जो विपरीत ध्रुव होंगे यहाँ के जो तर्क तंतु होंगे, ये तर्क तंतु जो होगा वो हम लोग का इन गुणसूत्रों के जो काइनेटोकोर होंगे उन काइनेटोकोर से चिपक जाएगा। फिर इसके बाद आगे जो अवस्था होगा वो हम लोग का पश्चावस्था 2 हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, ये जो तर्क तंतु होगा ये सिकुड़ना शुरू होगा और धीरे धीरे क्या होगा, ये जो गुणसूत्र है वो हम लोग का इधर आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे ये जो इस प्रकार का गुणसूत्र था ये हम लोग का यहाँ पे अलग होके ऊपर की ओर और ये अलग होके नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। तो ये अवस्था हम लोग का कहलाएगा, ये कहलाएगा हम लोग का एनाफेज 2 कहलाएगा, यानी कि पश्चावस्था 2 कहलाएगा। और फाइनली आता है हम लोग का अंत्यावस्था 2 या फिर टेलोफेज 2 आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग, तो ये अर्धसूत्री विभाजन 2 का क्या होता है, अंतिम अवस्था होता है, जिसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होता है, 2 अलग अलग केंद्रक आवरण से घिर जाते हैं। यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ पे अलग हो जाएगा और ये इसमें अलग अलग हम लोग को केंद्रक आवरण देखने को मिलेगा। कोशिका द्रव भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे विभाजित हो जाएगा एक खांच जैसी संरचना बनकर। तो यही है हम लोग का टेलोफेज 2। तो क्या हो गया हम लोग का प्रोफेज हो गया। प्रोफेज में क्या हो गया हम लोग का, तो यहाँ पे प्रोफेज 2 का अंत जो होगा, यानी कि पूर्वावस्था 2 का अंत जो होगा उसमें क्या होगा, केंद्रक आवरण धीरे धीरे गायब हो जाएगा। इसके साथ ही साथ पूर्वावस्था 2 का शुरुआत कब होगा, तो जो हम लोग का कोशिका द्रव्य विभाजन था उसके तत्काल बाद, यानी कि यहाँ पे जो कोशिका द्रव्य विभाजन था इसके तत्काल बाद हम लोग का पूर्वावस्था 2 शुरू होगा। इसके बाद आता है मेटाफेज 2 आता है। तो मेटाफेज 2 में क्या होगा, जो ध्रुव होगा वहाँ से तर्क तंतु होगा और तर्क तंतु क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग का काइनेटोकोर हो जाएगा गुणसूत्र में, उस काइनेटोकोर से चिपक जाएगा और सभी गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, हम लोग के मध्य पटलिका पर आकर स्थिर हो जाएंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग का तर्क तंतु होगा ये धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। सिकुड़ने की वजह से क्या हो जाएगा, ये गुणसूत्र हम लोग को ऊपर की ओर आएगा अलग होकर, यानी कि अर्धसूत्री गुणसूत्र हो जाएगा और ये अलग होकर ऊपर की ओर आएंगे। और फाइनली हम लोग का टेलोफेज में क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ये अलग अलग एक खांच जैसी यहाँ पे संरचना बनेगी और यहाँ पे हम लोग जो कोशिका द्रव होगा वो विभाजित हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अलग से हम लोग को केंद्रक आवरण देखने को मिलेगा। तो यही था हम लोग का अर्धसूत्री विभाजन 2 में जितने भी अवस्थाएं थे वो खत्म हो गया। तो इसी के साथ हम लोग का अर्धसूत्री 1 खत्म हो गया, अर्धसूत्री 2 खत्म हो गया। अर्धसूत्री विभाजन क्या था वो भी हम लोग खत्म कर चुके हैं और इसके पहले क्लास में हम लोग समसूत्री विभाजन प्लस कोशिका चक्र को भी हम लोग खत्म किए हैं। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 3 भी, जो कि कोशिकीय प्रजनन था, ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से ख़त्म हो गया है। तो आप लोग वीडियो के 1 से 2 बार समझिए, चीज़ों को समझने का कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे जितना चीज़ को आप समझिएगा आप अपने वर्ड में खुद से उसको एक्सप्लेन कर पाइएगा। अगर डायरेक्टली रटने जाइएगा तो याद तो रहने वाला वैसे भी है नहीं। तो चीज़ों को समझिए और उसको याद रखने का कोशिश करिए। PDF को जितना बार हो सके उसको पढ़िएगा और तुरंत आप लोग इसको लिखने की कोशिश नहीं करिएगा, अन्यथा चूँकि याद रहेगा नहीं तो आप लिख नहीं पाइएगा और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान दीजिए कि इसको इन चीज़ों को बार बार देखें और चीज़ों को समझने का कोशिश करें। और जब आपको लगे कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं खुद में, तो जाके आपको अगर टाइम मिलता है तो आप लिखने की कोशिश करिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।